आज हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों तथा इनके बीच पाए जाने वाले मूलभूत अंतर पर प्रकाश डालेंगे। संसाधनों का एक प्राथमिक वर्गीकरण उनके नवीकरणीय अथवा अनवीकरणीय स्वरूप के अनुसार किया जाता है। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो जिनका उत्पादन सीमित मात्रा में होता है। यद्यपि संसाधनों का निर्माण सदैव चलता रहता है, किंतु मानव जीवन की तुलना में अनवीकरणीय संसाधनों का निर्माण इतना धीमी गति से होता है कि हम इन संसाधनों को सीमित अथवा क्षयशील संसाधन कह सकते हैं। ऐसे संसाधन जिनका पुनः नवीकरण नहीं होता है, इसलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन कह दिया गया। अनवीकरणीय अथवा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तुलना में रिन्यूएबल या नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो आवर्तक होते हैं, अर्थात जो बार बार जिनका निर्माण होता है। ये संसाधन अपेक्षाकृत तीव्र गति से निर्मित होते हैं, उनका पुनरुत्पादन की गति तीव्र होती है। इसलिए नवीकरणीय संसाधनों को हम अक्षयशील संसाधन भी कह सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन समय के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। इनका मापन एक निश्चित समय की इकाई में किया जाता है। उदाहरण के लिए विश्व में उपलब्ध ज्वारीय ऊर्जा की ऊपरी सीमा को हम 1.1 गुणा 10⁻9 किलोवाट प्रति वर्ष के रूप में निर्धारित मान सकते हैं। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों के सामान्य वर्गीकरण को लेकर प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता पीटर हेगेट का वर्गीकरण उल्लेखनीय है। उन्होंने अनवीकरणीय संसाधनों को 2 श्रेणियों में बांटा। प्रथम श्रेणी में वे अनवीकरणीय संसाधन शामिल हैं जिनको प्रयुक्त करने पर उनकी पुनः प्राप्ति नहीं हो पाती है, अर्थात वे संसाधन लुप्त हो जाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि, प्राकृतिक गैस इसमें शामिल किए जा सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों का दूसरा वर्ग ऐसे संसाधनों के रूप में गिनाया जा सकता है जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, रिसाइक्लेबल। ऐसे संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक से अधिक बार उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की धातुओं का उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। इनका पुनर्चक्रण संभव होता है, पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। इसलिए अनवीकरणीय संसाधनों को हम पुनः अप्रयोजनीय तथा पुनः प्रयोजनीय नॉन रीयूजेबल एंड रीयूजेबल 2 श्रेणियों में रख सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों के विपरीत नवीकरणीय संसाधनों को पीटर हेगेट ने 3 श्रेणियों में रखा। प्रथम, भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी की आंतरिक आद्य ऊष्मा के माध्यम से प्राप्त होने वाली ऊष्मा
भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी है जो गर्म पानी के स्रोतों से हमें प्राप्त हो सकती है। नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधनों का दूसरा स्वरूप, नवीकरणीय संसाधनों के दूसरे वर्ग में हम प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा को गिना सकते हैं। प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा का उपयोग हम सौर ऊर्जा के रूप में संचित करके उसका दोहन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा का प्रयोग प्राय हम अप्रत्यक्ष रूप में ही अधिक कर पाते हैं। इसलिए नवीकरणीय संसाधनों का तीसरा रूप अप्रत्यक्ष सौर ऊर्जा के रूप में उपलब्ध संसाधनों के रूप में गिनाया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधनों को इसलिए हम भूतापीय ऊर्जा के स्रोत, प्रत्यक्ष ऊर्जा सौर ऊर्जा के स्रोत तथा अप्रत्यक्ष ऊर्जा सौर ऊर्जा के स्रोतों के रूप में गिना सकते हैं। अप्रत्यक्ष सौर ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम, ये स्रोत हमें भूभौतिक मार्ग से, भूभौतिक जियोफिजिकल चैनल्स के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, जो ज्वारीय ऊर्जा के रूप में, पवन ऊर्जा के रूप में, नदियों के बहाव के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। ये इन सभी के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा ही कार्य करती है। अप्रत्यक्ष सौर ऊर्जा के दूसरे संसाधन वर्ग में प्रकाश संश्लेषण आधारित संसाधनों को गिनाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण आधारित पेड़ पौधे, पादपों को हम इन पादप रूपी संसाधनों को हम दो उप श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रथम वे जो अल्पकालिक हैं तथा दूसरे जो दीर्घकालिक हैं। अल्पकालिक रूप में प्रकाश संश्लेषण आधारित संसाधनों के उदाहरण हमारी विभिन्न फसलें हैं जिन्हें हम कृषि कार्यों से प्राप्त करते हैं, जबकि इमारती और अन्य प्रकार की लकड़ी जो वृक्षों से प्राप्त होती है वो दीर्घकालिक प्रकाश संश्लेषण आधारित नवीकरणीय अप्रत्यक्ष सौर ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण है। पीटर हैगेट ने प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय, अनवीकरणीय तथा तीसरे अन्य प्राकृतिक संसाधनों के तीन श्रेणियों में बांटा था। अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण के रूप में हम प्राकृतिक दृश्यावली इत्यादि को गिना सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों के विपरीत नवीकरणीय संसाधनों को हम सामान्य रूप से भी मानव से अंतर संबंधों के आधार पर 2-3 प्रकार में बांट सकते हैं। प्रथम, ऐसे संसाधन जिनके प्रवाह के स्तर, जिनकी मात्रा मानवीय कार्यों से प्राय अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा की मात्रा, हवा, उपलब्ध पवन की मात्रा मानवीय कार्यों से प्राय अप्रभावित है। दूसरी ओर ऐसे नवीकरणीय संसाधन भी हैं जो मानवीय क्रियाओं से तेजी से प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भूजल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग करने से भूजल स्रोत सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं। तटीय भागों में भूजल संसाधन खत्म होने से सागरीय लवणीय जल का अंतर प्रवेश होने लगता है, जिससे वहाँ के भूजल संसाधन स्थायी रूप से समाप्त एवं उनकी गुणवत्ता पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से खराब हो सकती है।
इन दो एक्सट्रीम श्रेणियों के बीच नवीकरणीय संसाधनों का ऐसा वर्ग भी है जो जो न तो मानव से पूरी तरह अप्रभावित है और न ही मानव से पूरी तरह प्रभावित है। इन दोनों के मध्यवर्ती बिंदु पर अवस्थित है। इसके उदाहरण स्वरूप हम वन और वन्य जीवों को गिना सकते हैं। वन्य जीव अथवा वन अगर बहुत कम भी हो जाए तो हम अपने प्रयासों के द्वारा उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः उनको स्थापित कर सकते हैं। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों के बीच पाए जाने वाले प्राथमिक अंतर अथवा भेदों को हम निम्न प्रकार गिना सकते हैं। नवीकरणीय संसाधनों का पुनरुत्पादन अथवा नवीकरण संभव होता है। जैसे वन अथवा वन्य जीव कम होने पर उनकी वापस पूर्ति हो सकती है। पवन अथवा सौर ऊर्जा लगातार प्राप्त होती रहती है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में ही मौजूद होते हैं। वो तेजी से उपयोग करने पर खत्म भी हो सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि नवीकरणीय संसाधनों का बार बार उपयोग संभव होता है। उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत आदि का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, किंतु अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस का एक बार प्रयोग कर लिए जाने पर उसका पुनः उपयोग संभव नहीं रहता है। नवीकरणीय संसाधन अक्षयशील होते हैं। मानवीय हस्तक्षेप से यद्यपि कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे वन, वन्य जीव आदि को समाप्त भी किया जा सकता है, परंतु अगर इनमें से कुछ मात्रा भी बची रह जाए तो उसको पुनः उसकी वृद्धि किया जाना संभव है। इसलिए प्राय नवीकरणीय संसाधन अक्षयशील संसाधन माने जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन क्षयशील संसाधनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग के द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य माना जा सकता है, किंतु अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि के प्रयोग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव जैसे प्रदूषण आदि तेजी से उत्पन्न होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि नवीकरणीय संसाधन आर्थिक रूप से अधिक उपादेय या इकोनॉमिकली वायबल होते हैं। इन संसाधनों का प्रयोग करने पर आर्थिक रूप से अधिक खर्च नहीं आता है, लेकिन प्राय अनवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग में, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग में ज़्यादा लागत आती है, ज़्यादा आर्थिक लागत देखी जाती है, खर्च होती है। नवीकरणीय संसाधनों को हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी गिना सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि नवीकरणीय संसाधन हैं, लेकिन ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत गिने जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों को हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी जानते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम सभी परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में नवीकरणीय संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग, पवन ऊर्जा का प्रयोग आदि करने से हम पर्यावरण अथवा प्रकृति के संतुलन को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के प्रयोग के कारण
प्राय पर्यावरण में असंतुलन, पर्यावरणीय अवकर्षण एवं प्रदूषण जैसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन प्राय वायुमंडल एवं जलमंडल से जुड़े हुए माने जा सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। और अनवीकरणीय संसाधनों को हम प्राय स्थल मंडल से जुड़े हुए मान सकते हैं। हालांकि यह वर्गीकरण या अंतर का आधार अपवादों से रहित नहीं है, फिर भी विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधन जो कि अनवीकरणीय होते हैं उन्हें हम स्थल मंडल से ही प्राप्त करते आए हैं। अंत में यह भी कहा जा सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को हम फ्लो अथवा इनकम रिसोर्सेज कह सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधनों को हम स्टॉक, फंड, कैपिटल या अर्थात भंडार या निधि या संपत्ति संसाधनों के रूप में जानते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा सीमित होती है। संसाधनों के वर्गीकरण में नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन की जो अवधारणा है उसे हम अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार ही इस वर्गीकरण के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन एक ही पैमाने के दो सिरे हैं, एक ही पैमाने पर स्थित हैं। इसको एक चित्र के द्वारा समझा जा सकता है।